Hello friends, welcome to the Exams Made Simple. So we are back with the PIB and AIR news for 4th March. और आज के क्वेश्चंस देख लेते हैं. फर्स्ट इज हु हैज़ ऑथर्ड द बुक द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास. ठीक है, ये बुक किसने लिखी है? आर्कटिक होम ऑफ द वेदास. Second question is which countries are part of the Horn of Africa and which among them is a landlocked country? Okay. Third question is who all are covered under Article 33 that restricts the rights of members of armed forces. तो आर्टिकल 33 में ये दिया गया है कि आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर्स जो होते हैं उनके राइट्स को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है. तो इस आर्टिकल के तहत कौन कौन आता है, मतलब जैसे कि क्या पैरामिलिट्री फोर्सेस या फिर जो पुलिस वगैरह ये सारे आते हैं या नहीं आते हैं, या नॉन कॉम्बेंट कोई आते हैं या नहीं आते हैं, तो आपको बताना है. ओके, आज के न्यूज़ देख लेते हैं. तो फर्स्ट इज यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम लॉन्च्ड एट इसरो. तो सबसे पहले तो यही याद रखना कि यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम किसका है? इसरो का है. इसरो इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और ये स्कूल के बच्चों के लिए खासकर शुरू किया गया है यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम, और इसका दूसरा नाम युविका भी है. तो हिंदी में इसका क्या है? युवा विज्ञानी कार्यक्रम. ठीक है, तो उससे इन्होंने युविका उसको बनाया है. और ये मेनली स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस साइंस और स्पेस एप्लीकेशंस के बारे में जानकारी देने के लिए है स्कूल के बच्चों के लिए, और उनके अंदर स्पेस की एक्टिविटीज़ जो होती है उसका इंटरेस्ट जगाने के लिए. ठीक है, तो ये रेसिडेंशियल ट्रेनिंग होगी, इसरो में ही रहेगी. ये 2 हफ्ते की रहेगी समर हॉलीडेज़ में, और हर स्टेट या यूनियन टेरिटरी से 3-3 बच्चों का सिलेक्शन किया जाएगा, हर साल किया जाएगा. और ये केवल उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपना 8th क्लास फिनिश कर चुके हैं और अभी 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं. ठीक है. Now second is bold QIT project along international border in धुबरी in Assam. ठीक है, धुबरी डिस्ट्रिक्ट याद रखना आसाम में है. अब बोल्ड QIT प्रोजेक्ट क्या है? पहली बात तो ये होम मिनिस्ट्री का प्रोजेक्ट है और इट स्टैंड्स फॉर बॉर्डर इलेक्ट्रॉनिकली डोमिनेटेड QRT इंटरसेप्शन टेक्निक. ठीक है, बॉर्डर तो ये मतलब बॉर्डर के मैनेज इंटरनेशनल बॉर्डर जो पड़ती है वहाँ पे असम के इधर, तो उसके मैनेजमेंट के लिए है बॉर्डर इलेक्ट्रॉनिकली डोमिनेटेड QRT. QRT क्या होता है? क्विक रिस्पॉन्स टीम इंटरसेप्शन टेक्निक. और ये किसके अंडर है? ये है CIBMS के अंडर. CIBMS इज कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम. ठीक है, ये याद रखना. और ये जो कौन सी कंट्री से अगर पूछा जाए ये कौन सी कंट्री के साथ इस प्रोजेक्ट को किया जा रहा है, किसकी बॉर्डर पे? तो बांग्लादेश की बॉर्डर पे. ठीक है, तो वैसे यहाँ पे कौन सी फोर्स रिस्पॉन्स? इट इज़ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो कि रिस्पॉन्सिबल है. और सबसे ज़्यादा जो हमारी इंटरनेशनल बॉर्डर है वो है भी बांग्लादेश से. इट इज़ 4096 किलोमीटर लॉन्ग. तो उसको सेफगार्ड करने के लिए BSF रिस्पॉन्सिबल है. BSF इज़ वन ऑफ द पैरामिलिट्री फोर्सेस. ओके, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में आती है. और ये कब बनी थी? ये 1965 में बनी थी. तो 65 में जो इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो रहा था उस टाइम पे BSF बनी थी. अब कई जगहों पे इसको प्रोजेक्ट को लाने की अब इसको वजह क्या है? तो कई जगहों पे ये पॉसिबल नहीं होता है कि फेंसिंग प्रॉपर कर दी जाए क्योंकि जोग्राफिकल बैरियर्स होते हैं. अब यहाँ पे धुबरी में भी यही था कि जो ब्रह्मपुत्र नदी वहाँ से एंटर करती है तो इट कंसिस्ट ऑफ वास्ट चार लैंड्स. ठीक है, चार लैंड्स क्या होता है अभी देखेंगे. और इसके अलावा इनन्यूमरेबल रिवर चैनल्स. तो ब्रह्मपुत्र जो नदी है याद रखना ये रिवर ब्रीडिंग के लिए मानी ही जाती है कि इसका कोर्स जो होता है बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है. तो ये कई सारे चैनल्स बनाती है और जिसकी वजह से अब बॉर्डर फेंसिंग करना तो मतलब बहुत दूर की बात है. आप यहाँ पे बिल्कुल सर्विलेंस वगैरह कुछ ही नहीं कर सकते हो. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे और रेनी सीजन में और ज़्यादा दिक्कत हो जाती है. ठीक है, तो चार लैंड्स के बारे में वैसे याद रखना ये ब्रह्मपुत्र नदी से ही रिलेटेड है. और ये जो चार लैंड यूज़ किया जाता है ये खासकर बांग्लादेश में ये वर्ड यूज़ किया जाता है. एंड इट इज़ यूज टू इंडिकेट एरियाज ऑफ न्यू लैंड दैट आर फॉर्म थ्रू द कंटिन्यूअल प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन इन द मेजर रिवर्स एंड कोस्टल एरियाज. तो मेजर रिवर्स और कोस्टल एरियाज में जब डिपोजिशन होके इरोजन या डिपोजिशन से खासकर जब नया लैंड बनता है उसको चार लैंड कहा जाता है. अगर उसको कॉमन टर्म्स में कहा जाए तो एनी अक्रीशन इन अ रिवर कोर्स और एस्चुरी. तो कहीं पे भी अगर खूब सारा डिपोजिशन हो रहा है और वहाँ पे एक नया लैंड हो गया तो वो
चारलैंड कहलाएगा, और ये खासकर बांग्लादेश में ये टर्म यूज़ किया जाता है विथ रिस्पेक्ट टू रिवर ब्रह्मपुत्र। तो यहाँ पे दिक्कत भी बहुत आती है, खासकर लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि कभी भी फ्लडिंग वगैरह हो जाती है तो उनको कोई भी टेम्पररी चारलैंड पे फिर सरवाइव करना पड़ता है। फाइन। अब बोल्ट क्यूआईटी जो है ये टेक्निकल सिस्टम्स इंस्टॉल करेगा जो कि बीएसएफ को हेल्प करेगा इंडो बंगला बॉर्डर्स को कई सारे सेंसर से इक्विप करने में। ओके, तो इसके लिए कई सारे टेक्नोलॉजीज का यूज़ किया जा रहा है, जो भी मतलब अनफेंस्ड एरिया है ब्रह्मपुत्र का। तो अब उसके पूरे स्पेन में अब क्या क्या लगाया है ये देख लेते हैं। जैसे डेटा नेटवर्क जनरेटेड बाय माइक्रोवेव कम्युनिकेशन, तो माइक्रोवेव कम्युनिकेशन के थ्रू डायरेक्टली जो डेटा जनरेट होगा वो बीएसएफ को डायरेक्टली मिल जाएगा। इसके अलावा ओएफसी केबल्स, डीएमआर कम्युनिकेशन, डे एंड नाइट सर्विलेंस कैमरास एंड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। तो इनकी डिटेल में तो जाने की ज़रूरत नहीं, आप बस ये याद रख सकते हो कि बॉर्डर जो अभी फेंसिंग वगैरह चल रही है उसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज़ की जाती हैं। ओके, ये जो मॉडर्न गैजेट्स हैं ये बीएसएफ कंट्रोल रूम्स को डायरेक्ट फीड्स प्रोवाइड करेंगे, और ताकि जो बीएसएफ की क्यूआरटीज यानी क्विक रिएक्शन टीम्स होती हैं वो कोई भी इलीगल यदि क्रॉस बॉर्डर क्रॉसिंग या क्राइम होने वाला है या हो सकता है तो उसकी पॉसिबिलिटी को पूरी तरीके से ख़त्म कर दे। ओके, इसके अलावा अभी दो जगह पे दो इंटरनेशनल बॉर्डर्स जो इंडिया पाकिस्तान के साथ है वहाँ पे भी ऑलरेडी ये फेंसिंग इस तरीके की गई है। और बॉर्डर मैनेजमेंट के ऊपर एक पहले कमेटी बनी थी, उसका भी नाम याद रखिएगा, डीबी शेकतकर कमेटी, वो बॉर्डर मैनेजमेंट से ही रिलेटेड थी। ओके, नाउ वन नेशन वन कार्ड फॉर ट्रांसपोर्ट मोबिलिटी। तो जो थंबनेल है आज का वो वही कार्ड ही दिखाया हुआ है, उसमें वन नेशन वन कार्ड, ये ट्रांसपोर्ट मोबिलिटी के लिए है। और ये पहली बार इंडिजिनस हमारा मतलब ये ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम बना है वन नेशन वन कार्ड मॉडल पे, और इसका जो नाम है वो है नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। ठीक है, नाम से काफ़ी कुछ क्लियर है, कॉमन मोबिलिटी कार्ड। तो आप कहीं पे भी मतलब इसको फ्यूचर में ऐसे यूज़ किया जा सकेगा कि आप चाहे ट्रेन्स वगैरह में जा रहे हैं, चाहे मेट्रोज बसेस में जा रहे हैं, तो आप एक ही कार्ड से पूरा अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें कौन कौन से हैं इसके पेमेंट इकोसिस्टम में, एक तो एनसीएमसी कार्ड हो गया, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, फिर स्वीकार और स्वागत। तो स्वीकार है स्वचालित किराया और ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम। स्वीकार क्या है मतलब एब्रिविएशन किस चीज़ का है, स्वचालित किराया। तो स्वचालित किराया जो है वो दैट इज़ हिंदी फॉर ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम, और स्वागत इज स्वचालित गेट। ओके, तो ऑटोमेटिक गेट, और ये एनसीएमसी स्टैंडर्ड्स पे है। और इसको अब लाने की ज़रूरत क्या थी, क्योंकि कैश पेमेंट में कई सारे चैलेंजेस होते हैं, कैश हैंडलिंग वगैरह, रेवेन्यू लीकेजेस, कैश रिकन्सिलिएशन। ठीक है, तो जैसे कई बार ये भी होता है, आपने देखा होगा कि छुट्टा वगैरह नहीं होने की वजह से कभी आपको ज़्यादा देना पड़ता है, कभी आपको कम वापस मिलता है, ऐसा ऐसी भी सिचुएशंस आती हैं। और इसके अलावा ये काफ़ी ज़्यादा सीमलेस, आप कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मतलब कॉन्टैक्टलेस रहेगा। तो इसके अलावा मतलब सीमलेस होने के अलावा डिजीजेस वगैरह भी कम फैलेंगी। सो जोक्स अपार्ट, नाउ एएफसी सिस्टम ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम जो है गेट्स रीडर्स, ये किसी भी ट्रांजिट ऑपरेटर का कोर रहता है। ठीक है, अगर फेयर कलेक्शन प्रोसेस को ऑटोमेट करना हो। लेकिन एएफसी सिस्टम जो है इसके साथ में दिक्कत क्या थी अभी तक इंडिया में, कि कोई भी इंडिजिनस सोल्यूशन प्रोवाइडर नहीं था इसको। मेन मतलब पहले भी, क्योंकि आप बोलो मेट्रो वगैरह कैसे चलता था, वहाँ पे भी कार्ड्स वगैरह चलते हैं, तो इसका मेन रीज़न था कि कोई इंडिजिनस सोल्यूशन प्रोवाइडर नहीं था। तो अभी तक जितने भी एएफसी सिस्टम्स लगे थे वहाँ पे फॉरेन प्लेयर्स थे, तो इसकी वजह से वो कोई इंटर ऑपरेबल सिस्टम नहीं चलाते थे। अब भाई वो मेट्रो का कोई फॉरेन वाला वो प्लेयर है जो मेट्रो में अपना एएफसी यूज़ कर रहा है, तो उससे जितना भी रेवेन्यू आएगा वो अपने लिए यूज़ करेगा, वो उस कार्ड को इंटर ऑपरेबल क्यों बनाएगा
किसी बस सर्विस के लिए। फाइन, तो इसको इंटर ऑपरेबल कि आप अलग अलग ट्रांजिट सिस्टम्स में यूज़ कर सकें, इसलिए ये किया गया है। इसमें जैसे एनपीसीआई का रोल था, दैट इज़ नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तो इसने मतलब कार्ड के स्पेसिफिकेशंस और टर्मिनल बनाए हैं, ठीक है। उसी तरीके से सीडैक जो है, दैट इज़ सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, इसको एनसीएमसी की स्पेसिफिकेशंस डिसाइड करनी थी और बैंक सर्वर के साथ में इंटरफेस भी इंक्लूड करना था। फिर बीईएल जो है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसको काम दिया गया था गेट्स एंड रीडर बनाने का। तो अब जो ये गेट और रीडर बना है, ये मतलब पहली बार है किसी इंडियन कंपनी ने बनाया है, और ऐसी बहुत कम कंट्रीज़ हैं जिनके खुद के गेट्स एंड रीडर्स हैं, ठीक है। कार्ड के यूजेस हमने देख लिए कि सिंगल कार्ड रहेगा सारे सेगमेंट्स के लिए, चाहे मेट्रो हो, बस हो, सब अर्बन रेलवे, स्टॉल, पार्किंग, स्मार्ट सिटी एंड रिटेल ऑल्सो। ये भी याद रखना कि इसको रिटेल और स्मार्ट सिटी, पार्किंग, इन सब में भी यूज़ कर सकते हैं। और इससे और क्या फ़ायदा होगा कि डिजिटल पेमेंट्स को, तो हम वैसे ही डिजिटल इंडिया बनाने की बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात कर रहे हैं, तो डिजिटल पेमेंट्स पेनिट्रेशन बढ़ेगा और ऑपरेटिंग कॉस्ट घटेगी, ठीक है। और इसके अलावा डेटा एक ही जगह जब आपके पास में अवेलेबल होगा तो उसका सर्वेलेंस करना भी बहुत आसान है, बिजनेस इंटेलिजेंस में भी ऑपरेटर्स यूज़ कर सकते हैं। फाइन, नाउ लास्ट न्यूज़ फॉर टुडे, आज़ादी के दीवाने म्यूज़ियम, इसको इनॉग्रेट किया गया है रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स इन दिल्ली। तो इसको किसने बनाया? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कब बना था? 1861 में। और कौन थे फाउंडर? एलेक्जेंडर कनिंघम, ओके। और ये जो म्यूज़ियम है आज़ादी के दीवाने, इट बेसिकली पेज होमेज टू ऑल द अनसंग हीरोज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ द नेशन। तो फ्रीडम स्ट्रगल जो हुआ था नेशन का, उसमें कई सारे हीरोज जिनकी नॉर्मली मतलब उनको अनसंग कहना चाहिए क्योंकि उनकी ज़्यादा कोई बातें नहीं होती, तो उनको होमेज देने के लिए, who would have otherwise been merged away in forgetfulness, ओके। और इस तरीके का म्यूज़ियम बनने वाला ये 5वां है रेड फोर्ट में। और जो इसके पहले म्यूज़ियम्स बने, अभी 23 जनवरी को भी ये इनाग्रेट किए गए थे, जिस दिन सुभाष चंद्र बोस का बर्थ एनिवर्सरी आती है, इसी साल इनको इनाग्रेट किया गया था। तो इनमें था एक यादें जलिया म्यूज़ियम, दैट प्रोवाइड्स एन ऑथेंटिक अकाउंट ऑफ जलियांवाला बाग मैसेकर दैट हैपेंड ऑन 13 अप्रैल 1919। याद रखना, इसमें दोनों चीज़ें, एक तो जलियांवाला बाग मैसेकर के बारे में भी दिखाया गया है, और दूसरी बात, उसी टाइम पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फिनिश हुआ था, तो जो हमारे इंडियन सोल्जर्स का उनमें मतलब उनकी सेक्रीफाइसेस थी वर्ल्ड वॉर 1 में, उनको भी यहाँ दिखाया गया है, ओके। देन म्यूज़ियम ऑन 1857, इस म्यूज़ियम में समझ में आ रहा है कि पूरा 1857 का वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और उस टाइम पे भी इंडियंस द्वारा क्या सेक्रीफाइसेस की गई उसे शोकेस किया है। और इसके अलावा एक म्यूज़ियम है दृश्य कला, तो दिस इज़ अ म्यूज़ियम ऑन इंडियन आर्ट, जिसमें 16th सेंचुरी से, ठीक है, तो 16th सेंचुरी से जो इंडिया के आर्ट वर्क्स रहे हैं, वहाँ तब से लेके इंडिया के इंडिपेंडेंस तक के सारे आर्ट वर्क इस म्यूज़ियम में दिखाए गए हैं। सो नाउ अ लेटेस्ट एडिशन इज आज़ादी के दीवाने म्यूज़ियम। याद रखना, फॉर दी अनसंग हीरोज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। इससे भी ज़्यादा मेन चीज़ ये याद रखना कि इसको रेड फोर्ट में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इनाग्रेट किया है, ओके। दैट्स ऑल फ्रेंड्स फॉर टुडे, एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ आप इसे शेयर कीजिए, अपने फीडबैक दीजिए, लाइक ही कीजिएगा, अनलाइक मत कीजिएगा, एंड हैव अ नाइस डे।